पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। JRF तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, आपने मुझे बुलाकर यहाँ मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। पहला अवसर यह मेरे लिए भी है कि मैं कहीं कुछ अनुभव आदि शेयर करने जा रहा हूँ। तो हंसराज महाविद्यालय को मुझे ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए कोटिशा धन्यवाद कि आपने इस अकिंचन को भी इस योग्य समझा कि आपको कुछ अनुभव आदि प्रदान करके अपने अनुभव आदि के विषय में बता करके आपका कुछ लाभ कर सके। तो देखते हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। अगर मैं आपके या मेरे विचार आपके किसी भी तरह से कोई कार्य में आ सके तो मैं मानूंगा कि जो मैंने इसके लिए कुछ श्रम किया है वो श्रम भी सफल रहा है। ऐसा अगर कुछ त्रुटियां होंगी आप उदार चरिता बन के क्षमा करेंगे। आपको पता होगा पहले मुझे कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन देने का या ऐसा वक्तव्य देने का अभ्यास नहीं है। 2 घंटे का समय आदर्श जी ने दिया था। देखते हैं मैं कैसा प्रयास कर पाता हूँ। तो मुझे जो विषय दिया गया है वो है JRF। इसमें किस प्रकार हम स्ट्रेटजी निर्माण करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इस पे मैं कुछ बतलाऊंगा। ज़रूरी नहीं आप मेरी बात माने, आप मेरी बात सुनिएगा। जो बात अच्छी लगे उसको आप समेट कर अपने पास सहेज कर रख लीजिएगा। जो बात अच्छी ना लगे उसको कॉपी पे लिख के मैं जब जाते रहूँगा, जाते टाइम मुझे वापस दे दीजिएगा। ठीक? हाँ जी भाई, जब ये दिखना बंद हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। पाथेयम, पाथेय कहते हैं जो भी कुछ आपके मार्ग में रास्ते के लिए लाभकारी हो, हितकर हो। जैसे आप लोग ट्रेन आदि से सफ़र करते होंगे तो रास्ते में खाना लेके जाते हैं, उसको पाथेय कह सकते हैं। पाथेय है वो। तो JRF का जो मार्ग है उस पर हमारे लिए क्या पाथेय है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस मार्ग में सहायता प्रदान करेंगी, वो यह किंचन आपको बताने का प्रयास करेगा। JRF का सिलेबस एक नदी के समान है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, अगर सही बताने वाला, सही ग्रंथ, सही किताबें आपको मिल जाएं तो गुरु रूपी नाव के माध्यम से, गुरु रूपी कर्णधार के माध्यम से, नाविक के माध्यम से आपकी नैया पार लग जाएगी। तो आज हम उसी कर्णधार की तलाश में कुछ स्लाइड्स देखेंगे। क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जो हम अगर अपनाएं तो हमें JRF करने में लाभ हो सकता है। ठीक, नीचे मैंने कुछ लिख दिया है संस्कृत में, JRF वा साधेयम देहम वा पातेयम। इसका एक शब्द में आप कहें तो करो या मरो, अब तो कर ही लेना है जी। ये वाली बात है कि या तो JRF निकाल लेंगे, नहीं तो भाई मर जाएंगे, यही अर्थ है। लेकिन उसका सीरियस मत लीजिएगा इस अर्थ को। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एग्जाम, कोई परीक्षा या किसी व्यक्ति विषय के बारे में अगर हम बात करें, किसी चीज़ को अगर पाना हो तो पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कोई चीज़ तभी आप पा सकते हैं जब उसको पाने के लिए तड़प अंतिम सीमा की हो, खूब प्यार हो, उसके लिए उसको उस बात पर विश्वास होना चाहिए। मतलब पूर्ण निष्ठा हो कि मुझे पाना है, और निष्ठा जगाने के लिए उस वस्तु को जानना पड़ता है। तो पहले जानना, फिर उसको मानना या दृढ़ निष्ठा, फिर उससे प्यार होता है और फिर वस्तु की प्राप्ति होती है। तो JRF निकालने के लिए भी सबसे जो पहला कदम है उसमें JRF के बारे में जानना। हम जानेंगे नहीं JRF क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, तो कोई क्यों JRF निकालने में प्रवृत्त होगा। तो कुछ लोभन प्रलोभन आपको देंगे, क्यों आपको JRF करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब होता है JRF का एग्ज़ाम, इसके बारे में अब हम कुछ देखते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा बता देंगे। ठीक, हाँ जी। तो परीक्षा या सामान्य परिचय, यहाँ देख के डर मत जाइएगा, मैं हूँ यहाँ बताने के लिए। और स्क्रीन को मत देखिएगा, हमको भी देख सकते हैं, हम भी थोड़ा सा धज के आए हैं, इसलिए कि आप लोग स्क्रीन को कम देखें, हमको ज़्यादा देखें। ठीक, और यहाँ देख के डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा है समझाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और बहुत सरलीकृत तरह से समझाऊंगा उस चीज़ को। यहाँ पर जो भी आपको दिखाया जाएगा, शुरुआत बहुत हल्के ढंग से कर रहा हूँ क्योंकि आगे विषय धीरे धीरे गंभीर होगा। तो बहुत लाइट हेडेड शुरुआत करेंगे हम लोग, धीरे धीरे गंभीरता में जाएंगे। तो परीक्षा के विषय में जानते हैं। ये परीक्षा
किस तरह से होती है, कैसे पेपर्स रहते हैं, इसके विषय में कहते हैं मध्यमम पांडवम नत्वा कणादम च महामुनिम प्रश्नपत्रम परीक्षाया द्विधा विभज्यते बुधैहि। कि विद्वानों ने होड़ मचाई, भाई ये जो पेपर है जेआरएफ का, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब हमारे यहाँ कोई भी काम की शुरुआत होती है तो अपने इष्ट देवादि को करें, तो विभाजन के लिए हमारे यहाँ 2 लोग प्रसिद्ध हैं। एक तो मध्यम पांडव भीम, जिन्होंने जरासंध को 2 भाग में विभाजित कर दिया था, कथा आप लोग जानते हैं। दूसरे महर्षि कणाद, जिन्होंने अपने ग्रंथ में वैशेषिक सूत्रों में गुणों का वर्णन किया है। उस गुण में आता है एक विभाग, तो विभाग का उल्लेख कणाद के सूत्र में थ्योरेटिकली मिलता है और इसका प्रैक्टिकल रूप भीम ने जरासंध को विभाजित करके 2 रूपों में दिखा दिया था। तो जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने सोचा कि पहले भीम को और कणाद को प्रणाम करके हम जो जेआरएफ का पेपर है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या है इस 2 पेपर में, तो बोलते हैं आदौ पत्रे तो सामान्यम ज्ञानमेव परीक्षते। जो फर्स्ट पेपर होता है जेआरएफ का, उसमें आपके जनरल नॉलेज का ही टेस्ट होता है, आपका सामान्य ज्ञान, आप बाहरी चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, हायर स्टडीज़, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कितने सजग हैं, बाहरी दुनिया के बारे में आप कितना जानते हैं, इसका टेस्ट होता है पहले पेपर में। और द्वितीय पृच्छते नित्यम संस्कृतम सविशेषकम। और भाई दूसरा पेपर ये होता है मेन संस्कृत का पेपर, जो संस्कृत के केवल सामान्य अध्ययन को नहीं, सविशेषकम, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को, आप कितना ग्रंथों के अंदर से चीज़ों को निकाल के पढ़ते हैं, केवल लाइन टू लाइन नहीं, बिटवीन द लाइन्स आप कितना पढ़ते हैं, इसकी परीक्षा आपके दूसरे पेपर में होती है। ठीक, तो विद्वानों ने इसके एग्जाम को 2 पेपर में डिवाइड किया है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा होती है और सेकंड पेपर में संस्कृत की परीक्षा होती है, जिसके बारे में बताने के लिए आज मुझे इन्वाइट किया गया है हंसराज कॉलेज में। और भी मैंने लिख लिया कितने प्रश्न होते हैं, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो 50 प्रथमे पत्रे शतं चैव तथा परे। पहले प्रश्न पत्र में जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और जो सेकंड पेपर है संस्कृत का, उसमें 100 प्रश्न होते हैं। एवं प्रश्न विभागश्च समीचीनम प्रबुध्यताम। इस प्रकार आप लोग किस प्रकार कितने प्रश्न आते हैं वो आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज का पेपर है 50 क्वेश्चंस। सेकंड पेपर जो संस्कृत का पेपर है, जिसमें संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, वेदांत सार आदि, व्याकरण के ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, उनसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ऋषभ भैया आप ये बताओ कि अब मार्क्स कितने मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। आगे कहते हैं साधुत्तरेण चांके द्वे, एक सही आंसर आपको 2 अंक प्रदान करेंगे। और यसाधव नांक कर्तनम, अगर आप गलती से गलती आंसर दे देते हैं तो नांक कर्तनम, कोई अंक नहीं कटेगा। और एक राज की बात बताऊं, अगले लाइन में बताया है इत्थम विज्ञाय विद्वद्भि रन्नबाण प्रयुज्यताम। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए कि सही आंसर बताने पे 2 नंबर, गलत बताने पे कोई गलत नहीं, मतलब कोई मार्क्स नहीं कटेगा, तो अगर आंसर ना आए तो आंख बंद करके आप बाण फेंको, अंध बाण प्रयुज्यताम, अंधेरे में तीर चलाओ, कोई गाली नहीं देगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां फायदा हो रहा हो, नुकसान का चांस नहीं हो, तो वहां गेस ले लेना चाहिए। गेस लेने से नुकसान नहीं है, पर गेस नहीं लेंगे तो नुकसान बहुत है। ऐसा हमने भी 2 साल के एमए के अनुभव में पाया है, हमारे भी कई मित्रों ने जेआरएफ का एग्जाम दिया है। तो अगर गेस नहीं लेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो एक करेक्ट आंसर आपको दिलाएगा 2 मार्क्स, रॉन्ग आंसर नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आप जी भर के गेस कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ये हम जान गए परीक्षा का जनरल मतलब पेपर किस तरह से डिवीजन रहता है, प्रश्न कैसे रहते हैं। अब ये परीक्षा कब होती है भाई, तो ग्रीष्मे जून मासे च शैत्ये चापी दिसंबरे, 2 बार होती है। एक तो गर्मी के टाइम में जनरली जून का महीना रहता है जब वो परीक्षा होती है, और एक होता है विंटर टाइम दिसंबर के महीने में। तो 2 बार साल में परीक्षा होती है। इसलिए अगर किसी का जेआरएफ एक बार में ना निकले तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जेआरएफ की परीक्षा है, महाकुंभ नहीं है कि 144 साल में आएगा फिर 6 महीने में आ जाएगा। तो आप लोग हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे। 2 बार परीक्षा होती है। एवं भारतद्वयं वर्षे परीक्षयं प्रकल्प्यते। अब ये परीक्षा क्यों दें, क्यों आप लेक्चर देने आ गए हो यहाँ पे, तमाम परीक्षाएं दुनिया में जेआरएफ ही क्यों दें, उसका रीजन लास्ट में है। ये प्रलोभन देने के लिए कि आप लोग थोड़ा हमें 1.5 घंटा सहन कर पाएं, क्या फायदा होगा आपको सुनने से, इसलिए बता रहा हूँ कि महते वित्त लाभ आया, खूब पैसा मिलेगा। ऐसा हमने अपने सीनियर्स को देखा है जिनका जेआरएफ हो जाता है, बहुत ही आराम से जिंदगी कटती है।
साक्षात अनुभव रहा है। तो 45,000 से ऊपर का यहाँ पे मामला है। तो महते वित्त लाभाय, खूब पैसा मिलेगा जेआरएफ कमा के अगर पीएचडी में एडमिशन मिल गया तो। और नियुक्त ये पदेश उच्च, आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के वैकेंसीज के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जेआरएफ करने के मार्क्स होते हैं। जेआरएफ जिसने किया है उसको 5 मिलेगा, 7 अंक मिलेगा, 9 अंक मिलेगा। जिसने नेट किया है उसको 3 या 5 इस तरह से डिवीजन रहता है। तो जेआरएफ करने से आपको जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी मार्क्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ भी मैटर करता है। साथ ही एक जो इंटरव्यूअर होंगे आपके, उन पर प्रभाव पड़ेगा कि अरे जेआरएफ करके आया है। ऑब्वियस जेआरएफ करना ईजी नहीं है, तो एक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ये लड़का इंटेलेक्चुअली अच्छा है, इसको हम एज ए प्रोफेसर हायर कर सकते हैं। तो नियुक्त ये पदेशुच, पदों पे नियुक्ति के लिए भी जेआरएफ करना एक आपके लिए बेनिफिट है। और विद्या वारिध्याप्त्यर्थम, मगर पीएचडी में एडमिशन लेना है भैया, तो डीयू की स्थिति क्या है हम जान रहे हैं। इस बार 76 एडमिशन लिए थे, 57 जिनका जेआरएफ हुआ है और 19 लोग जिनका जेआरएफ नहीं हुआ। सीधा 1/3 1/4 का रेशियो है, क्षमा करेंगे 1/3 का रेशियो है। 25% नॉन जेआरएफ, 75% जेआरएफ। और जितने जेआरएफ वाले लोगों ने इस बार अप्लाई किया था सबका एडमिशन हुआ है। तो जेआरएफ, अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा ओवर अदर्स। ठीक, तो महते वित्त लाभाय, खूब पैसा अगर कमाना चाहें, नियुक्त ये पदेश उच्च, जल्दी जॉब पाना चाहें, विद्या वारिध्याप्त्यर्थम, अगर पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो परीक्षा प्रदीयताम, इस परीक्षा को आप जरूर दें। हम आप पर थोप नहीं रहे कि आप परीक्षा दीजिए, अगर ये तीनों चीज चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये परीक्षा के बारे में कुछ सामान्य परिचय दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुछ जिज्ञासाएं बचती हैं तो हम अंत में उनका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए अब हम लोग को ये देखना चाहिए कि जब ये परीक्षा हमारे सामने आई तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें अपने आप से और इस परीक्षा से, कहाँ तक पढ़ना पड़ सकता है जी, कितनी मेहनत करें तो काम हो जाएगा। तो आपको कुछ नमूना दिखाता हूँ। ये कुछ कट ऑफ है, जो लोग अगर हिंदी में अंक ना समझ पा रहे हो तो मैं फिर से कह दूंगा। जून 2024 जेआरएफ के लिए मार्क्स गए थे 204, सारे मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए मैंने लिखे, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है किसी भी कैटेगरी वाइज। तो आपको हाईएस्ट कम से कम अपना लेवल कहाँ तक रखना है उसके लिए मैंने बस एक दिन मात्र दर्शन कराने का प्रयास किया है। तो जेआरएफ के लिए 204 कट ऑफ गई थी 2024 के जून महीने में। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको आप लोग कहते हैं नेट के लिए जो कट ऑफ गया था, कोई नेट का कट ऑफ नहीं जाता है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ कहते हैं। तो वो कट ऑफ गया था 180 पर। 2023 में 196 जेआरएफ का मुझे लगता है आज तक का सबसे टफ पेपर था ये। और उसी बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174। 2023 जून मास में 212 जनरल कैटेगरी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 190। 2022 दिसंबर 214 गए थे जेआरएफ का कट ऑफ और 188 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब तो खैर 3 कैटेगरीज आ चुकी हैं, जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी और ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी में क्वालिफाई करना आसान है, इससे पीएचडी में एडमिशन लेना या फिर जेआरएफ करना या फिर महते वित्त लाभाय, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए एम फॉर द हाईएस्ट, सीक फॉर द हाईएस्ट एंड यू शैल अटेन द हाईएस्ट, विवेकानंद ने कहा है। हमको अपना लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट रखना है, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप ओनली पीएचडी के लिए सोचना ही मत। नेट के लिए सोच रहे हैं तो ठीक है, मतलब वेल एंड गुड, लेकिन लक्ष्य लेना जेआरएफ के लिए ठीक है, सबसे बेहतर। आप देख रहे होंगे 200 के नीचे शायद ही कभी है जो कट ऑफ जाती है। एक बार तो 212 214 भी दिखलाई दे रहा है। बहुत पहले मुझे याद है कि एक बार 109 और 111 भी शायद कट ऑफ जा चुका है। आप ये सोच के रखिए, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो 100 ये स्कोर तो चाहिए ही चाहिए, 100 क्वेश्चंस आई मीन, मतलब 200 मार्क्स होने चाहिए। आगे हम बताएंगे 200 के लिए क्या हम स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, किस तरह से कौन से पेपर पर फोकस कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कहाँ तक आपको पहुँचना है, कहाँ तक हमें जाना है, ये पता जब हो जाता है तो हम उस तरह से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो हम बहुत लाइटली लेते हैं अपने लक्ष्य को, अगर पता नहीं है ना कितना टफ है तो बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने शुरू किया था जेआरएफ के लिए तैयार करना। जेआरएफ क्या है, वो तो जब मन होगा तब पढ़ लेंगे, जब करना चाहेंगे तब कर लेंगे। वो करना चाहेंगे कभी नहीं हुआ 2 साल में, और जब पढ़ना चाहेंगे तब हो जाएगा, पढ़ना चाहेंगे भी नहीं हुआ 2 साल में। इसलिए चाहेंगे नहीं, चाहो तब होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, लक्ष्य सामने हो, कितना पढ़ना पड़ता है उसको देख करके खुद में वो चीज़ लाएंगे, इसका प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, तो आपको बस दिखा दिया है कट ऑफ कैसा है। आप लोग देख के डरिएगा नहीं, जब एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा
किस तरह से मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, फिर बहुत स्मूथली और आप आराम से इतने स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अगले स्लाइड में क्या है मुझे पता नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज होगा। अच्छा, हाँ जी, तो संसार में दो तरह के लोग होते हैं, द्विधा छात्र प्रकृति। प्रकृति अनुसार है ना, छात्राणाम प्रकृति द्विधा विभज्यते। हर व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, नेचर अलग अलग होता है। उस अनुसार मैं उनको दो तरह से कैटेगराइज करता हूँ। आत्मदीपा भवन्ति के यन्ये च पराश्रिता। एक लोग कौन होते हैं, आत्मदीपो भव इति एके, जो बोलते हैं आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े स्कॉलर्स, यूपीएससी टॉपर्स, या शॉर्ट में कहें सबसे पहले ये फिलॉसफी तो गौतम बुद्ध की थी, आत्मदीपो भव, अपना दीपक हमें खुद बनना चाहिए, बी लैम्प अनटू योरसेल्व्स। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी खुद से बना लेते हैं, उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते कि आप हमें बताओ इस तरह से पढ़ाई करनी है, पहले ये पढ़ना है। तो वो प्रतिपन्न मति हैं, व्युत्पन्न मति हैं। अगर उनको किसी की सहायता ना दे तो कुछ गॉड गिफ्टेड उनके पास स्किल्स हैं, वो अपना मार्ग खुद बना सकते हैं, उनको पता है कैसे काम करना है, अपना दीपक खुद हाथ में लेके चलते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। दुर्भाग्य से ईश्वर ने सबको इस एक तरह का नहीं बनाया है। तो दूसरी जो कैटेगरी है पराश्रिता, वो क्या बोलते हैं, महाजनो येन गतस्स पंथाः। जिस मार्ग पर चल के महापुरुषों ने लक्ष्य को पा लिया है, या जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को जो लोग पा चुके हैं, हम उनके रास्ते पर चलेंगे, उनके स्ट्रेटजीज को, उनके प्लान को फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो या तो आप अपना स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं, या फिर दूसरे लोग जो सफल हो चुके हैं उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपको अपने आगे अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ, पर आपने दायित्व दिया है तो करना ही है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप आत्मदीप बने, स्ट्रेटजी आप सुन लें, फिर भी आप अपने नेचर वाइज, क्योंकि आप कैसे हैं ये आपसे बेहतर आप ही, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मेरा जो प्रोसीजर था, मेरा जो प्लान था, उसका एग्जीक्यूशन मैंने अपने अकॉर्डिंग किया। मुझे क्या पसंद है, मुझे चल के पढ़ना पसंद है, मुझे एकांत में पढ़ना पसंद है, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद नहीं है, इस अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें व्यवस्थित थी। आपकी क्या रुचि है, आपका क्या व्यवहार है, आपका क्या नेचर है, यू नो बेटर। तो आपको अपने अनुसार मेरी स्ट्रेटजी को अपने अनुसार ढालना चाहिए। इसलिए आपको आत्मदीप और पराश्रित, इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा, जैसा कि गौतम बुद्ध ने भी किया था। आप पूरी तरह किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, और ना ही आप खुद का मार्ग बनाने के लिए चलें। मतलब आप चाहे तो कर सकते हैं, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप खुद की स्ट्रेटजी बनाएं। पर अगर आप बीच का उपाय ढूंढते हैं, दूसरे की स्ट्रेटजी भी सुन ली और उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, तो सबसे बेहतर उपाय है। जैसे मैं 11th और 12th में हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया जाता था, तो कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे देशों से हमारे सिद्धांत चुराए हुए हैं। पर वो चुराए हुए नहीं हैं, अलग अलग देशों के सिद्धांत जो हमारे लोगों के सिद्धांतों से मेल खा पाए, जो यहाँ पर सिद्धांत पाले जा सकते हैं, उसको हमने लिया है। तो ये बोरो नहीं किया गया, हमने उसको अपने साथ ढाला है। तो हमको भी किसी की स्ट्रेटजी को एज इट इज बोरो नहीं करना चाहिए, उसको अपने स्वभाव अनुसार अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा, आप प्रयास कीजिएगा कि आप उसको मोल्ड करें अपने गुण प्रवृत्ति के अनुसार। ठीक, तो महाजनो ये गतः पंथा इत्यपरे ये सफल परीक्षार्थी नाम योजना में अवलंबनते। इस प्रकार दो प्रकार की छात्र प्रकृति बताई गई है। हम आशा करेंगे आप आत्मदीप बने, और कम से कम आत्मदीप ना बने तो मध्यम मार्गी तो जरूर बने, जो दोनों मार्गों का समन्वय करके चल सके, तभी आपका लाभ होगा। अगर मैं एज इट इज आपको अपने फॉर्मूले बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, आप उसको एज इट इज फॉलो करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे सफलता पाएंगे या नहीं पाएंगे। पर अपने अनुसार जब उसको फॉलो करेंगे तो पूरी गारंटी है आप इसमें सफल होंगे। ठीक है, अब लगता है कुछ जरूरी विषय आने वाला है। हाँ जी, वो पर्दा खुल रहा है। हाँ, ये पहला भाग है मेरी स्ट्रेटेजी का। अगर आपको जेआरएफ करना है, सबसे पहला नियम है आपको उसका सिलेबस याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का नहीं है या ये मेरे काम का है। तभी पता होगा जब आप जेआरएफ के सिलेबस को पहले समझे रखेंगे या रटे रखेंगे। रटने का मतलब ये नहीं कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रखना। इसका मतलब ये है कि आपको उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हो एटलीस्ट, कि कौन सी चीज़ कौन से यूनिट की है, कितना लगा हुआ है, हमें कितना पढ़ना है। मैंने उसके लिए कुछ क्रम डिज़ाइन किया था जिस अनुसार हमें पढ़ना आरंभ करना चाहिए।
जब कम पढ़ने से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उस चीज़ को पहले अपनाना चाहिए। जैसे एक सूची कटाह न्याय है संस्कृत में कि एक लोहार के पास दो लोग आते हैं। पहले आया एक कढ़ाई बनाने वाला और उसने कहा भाई कढ़ाई बनानी है हमें। तो उस कढ़ाई को बनाने में लंबा टाइम लगता था, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे मान लो। तो कढ़ाई बनाना उसने शुरू किया, बीच में एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई मुझे एक सुई चाहिए। अब कढ़ाई बनाने के बाद उसको सुई बना के देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जनरल नियम तो यही कहता है जो पहले आए उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसको पहले सर्व करो। लेकिन अगर कोई काम जल्दी निपट जाने वाला हो और प्रॉफिट हो उसमें तो उसको पहले निपटा देना चाहिए। यही है सूची कटाह न्याय। तो इस कारण से जो 10th यूनिट है जो आपके जेआरएफ के सिलेबस में लगी है उसमें धर्मशास्त्र के विषय हैं, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, अभिलेख, अशोक आदि के, मौर्य आदि काल के अभिलेख हैं। तो वो सिलेबस काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्कोरिंग है। टोटल 10 यूनिट्स हैं, उनको हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे तो जो पहली और दूसरी यूनिट है वो वेद से संबद्ध है, तीसरी और चौथी यूनिट वो दर्शन से संबद्ध है, 5वीं और 6ठी व्याकरण से, 7वीं और 8वीं साहित्य से, 9वीं 10वीं धर्मशास्त्र आदि से। तो हर यूनिट मतलब जो 5 भाग मैंने किए, हर भाग से 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स आते ही हैं। कभी 38 आ गया, 42 आ गया, 44 आ गया, 36 आ गया, लेकिन एवरेज आप मान के चलो 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स आता ही आता है। और 10th यूनिट छोटी है, स्कोरिंग है, क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आप कुछ साल के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे आप पाएंगे कि ऋषभ भैया जो बोल रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, प्रश्न ज़्यादा आते हैं, पढ़ना कम पड़ता है। तो सूची कटाह न्याय से जो मुझे लगता है आपको पहली यूनिट पढ़नी चाहिए वो है 10वीं यूनिट। और मैंने जो कि जिसने भी मुझसे पूछा है मैंने उसको यही स्ट्रेटजी बताई है। कहा जाता है अ स्ट्रेटजी एवरीबडी नोज इज नो स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी का सबको पता है फिर वो क्या स्ट्रेटजी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको अपने अनुसार ढालने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर इसमें फेरबदल करना चाहें यूनिट्स में, इसको मैं पहले पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा, बहुत अच्छी बात है। बस ये मेरा केवल सजेशन मात्र है, इसको आप जिस तरह से स्वीकार करना चाहें आपकी स्वतंत्रता है। तो 10वीं यूनिट आपको मैं सजेस्ट करूंगा मनुस्मृति को आप मूल पढ़ें। करीब 550 के या 600 श्लोक होंगे। मेरे रूम पार्टनर थे, उनका इस बार अटेम्प्ट था और वो देकर आए। हालांकि जितनी मुझे आशा थी उससे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी वो खुश नहीं थे। तो मैंने कहा भाई आप मूल पढ़ना शुरू करो और उन्होंने एक दिन में मनुस्मृति पूरी पढ़ दी, 550 श्लोक। तो अगर इस विगर से, जील से, एंथुजियाज्म से अगर आप भी परफॉर्म करते हैं तो कोई लक्ष्य दूर नहीं है। मूल पढ़ना जरूरी है, खासकर मनुस्मृति के लिए मैं कहूँगा। याज्ञवल्क्य स्मृति करीब 250 से 300 श्लोक हैं। पहले 100 श्लोक आप मूल पढ़ें, उसके बाद एक बहुत गाइड फेमस चल रही है, हमारे दोस्तों ने बताया था, उसका नाम मत लेना, लेकिन फिर भी मैं नाम लूँगा, मजबूर हूँ क्योंकि मुझे उससे सहायता मिली है। तो संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश में उसके जो मटेरियल हैं, फिर आप याज्ञवल्क्य स्मृति को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। जो अभिलेख वाला पार्ट है, अशोककालीन अभिलेख, गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख, उसके लिए कोई भी किताब से बेहतर है। या तो आप गौरीचंद ओझा जी की किताब देख सकते हैं एपिग्राफी की, या फिर विकिपीडिया से जो अशोक एम्पायर के समय में अभिलेख लिखे गए, उनकी भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, कहाँ पे मिले, वो जगह कहाँ पे है, कौन सा शहर कौन से स्टेट में है, मॉडर्न डे कौन से देश में है, इतना आप देख लेंगे पर्याप्त है। लिपियों के बारे में कुछ ही चीज़ें हैं, लिपि, उनकी भाषा, उनका स्थान, किस देश में है, कौन से काल में है, और हाँ किस देवता के विषय में चर्चा की गई है। तो और एक अर्थशास्त्र विषय बच गया। अर्थशास्त्र के लिए मैं कहूँगा कि प्रतिस्पर्धा प्रकाश मुझे लगता है पर्याप्त है, उससे आप कर सकते हैं विश्वास करके। अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है तो मुझे लगता है इतना बलिदान चलता है। अगर आप जल्दी शॉर्टकट में सफलता पाना चाहते हैं तो, अगर पूरी सक्सेस चाहिए भाई तो फिर पूरा मूल पढ़ो। लेकिन कसम से बता रहा हूँ ये 2 साल का सिलेबस है, पूरा नहीं होने वाला कभी। चलिए, तो 10वीं यूनिट के बाद आप पढ़ेंगे, या मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए द्वितीय यूनिट को। जितने भी मंत्र हैं उसमें आपके लिए लाभदायक बात यह है कि जो जेआरएफ का अधिकतम सिलेबस है वो डीयू के कोर्स में लगा हुआ है ग्रेजुएशन में। करीब मुझे लगता है 7 से 8 जो सूक्त हैं वो एज इट इज ग्रेजुएशन के सिलेबस से जेआरएफ में आए हुए हैं। जैसे पुरुष सूक्त हो गया, और कौन सा है, अग्नि सूक्त, अक्ष सूक्त, इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त शायद ग्रेजुएशन वाला नहीं है, वो एमए में आता है। लेकिन 7 से 8 सूक्त ऐसे हैं जो एज इट इज आ गए हैं। एक अच्छी बात मेरी ये थी कि जो मैं ग्रेजुएशन का सिलेबस था अच्छे से पढ़ता था और याद करता था,
तो मैंने उस समय ही वो सिलेबस को ध्यान देकर पढ़ा था। तो उसका परिणाम है कि जब मैंने जेआरएफ की परीक्षा दी तो मुझे उन सिलेबस के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप जब भी वेद मंत्र पढ़ेंगे मूल से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे सायण भाष्य के साथ पढ़ें, नहीं तो उटपटांग पढ़ने से अच्छा है कि उसको छोड़ ही दो आप, एक ही दो क्वेश्चन वैसे भी आएंगे। तो मूल पढ़ेंगे वेद मंत्रों को भाष्य सहित, और जो बाकी पार्ट बच जाता है ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, उसके लिए या तो नहीं, आपको उमाशंकर ऋषि जी की एक बुक है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उससे आप ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद भाग और प्रतिस्पर्धा प्रकाश से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह आप सेकेंड यूनिट कवर कर लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आपको मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैंने इतनी भी मेहनत नहीं की थी। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ मेरे जितने मार्क्स आए हैं, जितना स्कोर आया, आपके उससे ज़्यादा आना चाहिए। आगे और भी टैक्टिक्स बताऊंगा कैसे आप और स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आप तीसरी यूनिट करेंगे, बहुत छोटी यूनिट है, प्रतिस्पर्धा प्रकाश में बहुत बेकार दिया हुआ, उसको छूइएगा ही मत इस यूनिट के लिए। एक किताब आती है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, बलदेव उपाध्याय जी की। इसको आप पढ़ के भारतीय दर्शन के सामान्य नोट्स तैयार कर लेंगे। आजकल मैंने ट्रेंड देखा है, चारवाक दर्शन से हर बार एक क्वेश्चन नहीं रहा है, चारवाक दर्शन जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर जैन दर्शन, उन्होंने क्या तत्व बताए, ज्ञान मीमांसा मतलब उन्होंने कितने तत्व बताए हैं, कितने प्रमाण माने हैं, और उनकी आचार व्यवस्था क्या है। जैसे चारवाक में ईश्वर को न मान के राजा को ही ईश्वर मान लिया गया है, कंटक आदि जन्य दुख को ही नरक मान लिया गया। तो ये सब आचार मीमांसा शॉर्ट में देख लेंगे, यहाँ पर डेप्थ में थर्ड यूनिट में नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ भी। फिर आप आएंगे फर्स्ट यूनिट की ओर, और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि संस्कृत साहित्य का यह इतिहास जो उमाशंकर ऋषि जी ने लिखा है वो बहुत पर्याप्त है। मैंने उस किताब को करीब 8, 9, 10 बार पढ़ा होगा, और फर्स्ट यूनिट हर बार पहले पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी वेद के बारे में पूछा जाता है, उमाशंकर ऋषि जी की ये पुस्तक प्रमाणिक है। और ज़्यादा आपको पढ़ने की इच्छा हो, मैं तो ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं रखता था कभी भी, पर अगर भैया आप एक और किताब बता दो ऐसा आप कहते हैं तो मैं कहूँगा बलदेव उपाध्याय जी की आप किताब देख लीजिएगा वैदिक साहित्य के लिए। फिर 9वीं यूनिट, इसमें रामायण, महाभारत, पुराण और अभिलेख का सामान्य परिचय है। और इसके लिए रामायण, महाभारत, पुराण के लिए आप उमाशंकर ऋषि जी की किताब संस्कृत साहित्य का इतिहास देखेंगे। अभिलेखों के सामान्य परिचय की आवश्यकता मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको पड़ेगी, अगर आपने विकिपीडिया से अच्छे नोट्स बना लिए होंगे तो। फिर भी अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही है तो प्रतिस्पर्धा प्रकाश को एक बार देख लेंगे। फिर 5वीं यूनिट जो व्याकरण की यूनिट है, शॉर्ट यूनिट है। एक और खास बात कि इसमें जितने भी विषम संख्या वाले यूनिट हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये छोटे यूनिट्स हैं, जल्दी कवर किए जा सकते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10 बड़े बड़े यूनिट्स हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, डेप्थ क्वेश्चन, इन डेप्थ क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो 5वीं यूनिट इसमें भाषा विज्ञान और थोड़ी से ग्रामर के बारे में बताया गया है। एक अच्छी किताब है आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी की, भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, शायद ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। और